एनसीईआरटी की पुस्तकों की विशेष बात है कि कोई भी टॉपिक की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से होती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि रशीदा नाम की एक छोटी लड़की जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक से उसकी नजर एक ऐसी हेडलाइन पर जाती है जिसके अंदर की 100 साल पहले घटित हुई किसी घटना का जिक्र था। तो ये पढ़ते ही रशीदा सोचने लगती है कि कोई ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये रशीदा का ही सवाल नहीं है, हम सबका भी सवाल है। हर कोई जानना चाहता है अपने इतिहास के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, किसी फोर्ट पर गए हैं आप लोग राजस्थान में, तो जब आप लोग किले में घूम रहे होते हैं तो ये सवाल आपके मन में आते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते होंगे, किस तरीके से इस किले का निर्माण कराया गया होगा। सेम ये जो रशीदा जैसे सवाल है ये आपके मन में भी आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रशीदा के साथ हम भी इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं श्योर कंपटीशन सक्सेस। तो आज हम लोग कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है पहला, इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है क्या, कब, कहां, कैसे। क्या, कब, कहां और कैसे। जो इतिहास है वो देखिए इन्हीं शब्दों के ऊपर ही बेस है। अगर आप इन चीजों के, ये जो यहां पर जो दिए गए हैं क्या, कब, कहां, कैसे के ये सवाल हैं, इनका जवाब अगर आप लोग ढूंढते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इतिहास है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट का भी नाम क्या है, हमारे अतीत। अतीत क्या है? यानी कि जो बीता हुआ कल है हमारा, उसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि कैसे जानते हैं। तो देखिए, अगर कोई घटना अभी हाल ही में घटित हुई है तो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मान लीजिए कोई घटना है, कल की घटना है, अगर उसको आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी के ऊपर भी आप लोग न्यूज देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। अगर घटना थोड़ी सी और पुरानी होती है, मान लीजिए 1-2 साल पुरानी है, तो आप लोग क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से बातचीत कर पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर की कोई घटना है कि 2 साल पहले कोई आपके घर पर गेस्ट आया था, तो आप लोगों को याद नहीं आ रहा है कि वो कब आया था, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने परिवार के किसी सदस्य से पूछेंगे कि भाई पिछले साल इस मौके पर कोई आया था घर, तो कब आया था, कौन सा महीना चल रहा था। तो हो सकता है उसकी मेमोरी में वो चीज हो और आपको वो बता दे। लेकिन यहां पर बात हो रही कि अगर घटनाएं उससे भी अधिक समय काल पुरानी है, मान लीजिए कि घटनाएं जैसे कि रशीदा ने न्यूज़पेपर में देखा कि 100 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी भी हो सकती है, 2000 साल पुरानी भी हो सकती है। तो इतने पुरानी जो घटनाएं हैं इनको हम लोग कैसे जानेंगे, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ये हमारा एक क्या है, इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आप लोग जानेंगे। उसके बाद है देखिए कि मान लीजिए पुरानी जो घटनाएं हैं इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, इनको जानते हैं, तो हम लोगों को जानने के लिए क्या मिलेगा, क्या चीज इससे हम जान सकते हैं। तो इससे देखिए हम यही चीज जानेंगे कि जो उस समय काल के अंदर किस तरीके का लोगों का रहन सहन था, लोग क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी समाज में, किस तरीके का समाज होता था। ये सब जो पुरानी चीजें हैं ना, इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। किसके माध्यम से? अगर हम लोग इतिहास का पता कर देते हैं तो उसके माध्यम से। अब सवाल उठता है कि ये जो जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं या लोग हैं, ये कहां पर थे, तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बेसिक सा डायग्राम बनाना आना चाहिए इंडिया का। तो यहां पर हम इंडिया का एक मैप बनाएंगे और बुक के अंदर जो जो लोकेशन बताई गई है उनको हम लोग यहां पर डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे क्या है कि आप लोगों को जो ज्योग्राफी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, एक मैप आपको बनाना आना चाहिए। ये क्या है, हमारा प्यारा देश भारत है। इस तरीके से आप एक मैप बनाएंगे और यहां पर जो भी लोकेशन बुक के अंदर बताई गई है उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये क्या है, ये भारत का मैप है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो ये भारत का मैप है। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि मानचित्र के ऊपर आप लोग किसका पता करें, नर्मदा नदी का पता करें। तो नर्मदा नदी जो है, देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, यहां पर क्या है, मैकाल पर्वत है।
मैकाल जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल पर्वत की चोटी है यहां पर अमरकंटक, और अमरकंटक से क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी इस प्रकार से निकलती हुई मध्य प्रदेश और यहां पर गुजरात से होते हुए यहां पर खंबात की खाड़ी बोलते हैं इसको यहां पर, तो इसके अंदर अपना पानी गिरा देती है। 1312 किलोमीटर बहते हुए नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहा करते थे। कई लाखों वर्ष पूर्व क्या था, ये जो नर्मदा नदी है और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, इनके किनारों पर ये जो एरिया आपको दिया गया है यहां पर, तो यहां पर लोग क्या करते थे, निवास किया करते थे। नदियों की जो आसपास की भूमि है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा से बनी हुई रहती है, तो यहां पर अपार वनस्पतियां पाई जाती है। यहां का जो एरिया है पूरी तरह से ये जंगल से डेवलप होगा, बहुत से प्रकार के यहां पर पेड़ पौधे मिलेंगे। तो यहां पर क्या था, लोग रहना उस समय में ज्यादा पसंद करते थे। पसंद क्या मतलब, यहीं पर ही सभ्यताओं का जन्म हुआ है। जो नदियां हैं यहीं पर क्या है, हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि जीवन के लिए एक बेसिक सी जो नीड है, जो आवश्यकता है वो क्या है, पानी। तो नदियों के किनारे क्या है, एक तो पानी उपलब्ध रहेगा, और जो आसपास का एरिया मैंने आपको बताया है यहां पर क्या है, एक अच्छा सा जंगल फॉरेस्ट यहां पर डेवलप होगा, तो लोगों को जो खाने पीने की वस्तु है वो यहां पर आसानी से मिल जाती है। तो नर्मदा नदी का जो किनारा है, इसके आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कई लाखों वर्ष पूर्व क्या है, लोग रहा करते थे। और ये जो लोग थे, पानी की आवश्यकता यहां से पूरी हो रही है, और ये लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होता है, संग्रह करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। ये क्या थे कि अपने खाने पीने के लिए किस पर डिपेंडेंट थे, जो यहाँ का जंगल है उस पर डिपेंड हुआ करते थे। यहाँ के कंदमूल हो गए, फ्रूट वगैरह हो गए, फल, ठीक है, जो भी समय में मिलता था इन चीजों पर ये क्या थे, डिपेंडेंट थे। तो ये क्या करते थे, संग्राहक, ये जंगल में जाते थे और इनको अच्छी तरह से पता था जंगल का कोना कोना की कहां पर कौन सी वस्तुएं मिलेगी। इसीलिए क्या कहा गया है कि ये क्या थे, कुशल संग्राहक थे। तो ये जंगल से क्या थे, इन चीजों का संग्रह करते थे। उसके अलावा ये और किस पर डिपेंडेंट थे, जो जानवर थे उनका ये मांस वगैरह का इनका भी सेवन किया करते थे। तो ये क्या थे, आखेटक भी थे। आखेटक क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, ये शिकार भी करते थे और क्या थे, संग्राहक भी थे। उसके बाद देखिए बुक में बताया गया है कि मानचित्र के अंदर आप लोग 2 पर्वत और दिए गए हैं, उनके बारे में पता करना है। कौन कौन से हैं, सुलेमान और किरथर पर्वत है। तो यहां पर आप देखेंगे पूरा ये जो एरिया है ना यहाँ का, ये पाकिस्तान वाला जो वर्तमान पाकिस्तान का एरिया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे उत्तर पश्चिम में, तो देखिए यहां पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहां पर है, वर्तमान पाकिस्तान में है। तो पहला पर्वत जो आप देख रहे हैं ये कौन सा पर्वत है, ये है किरथर, ये किरथर पर्वत है। और जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है, सुलेमान पर्वत है। तो इसके बारे में क्या विशेष बात बताई गई है कि ये जो क्षेत्र है किरथर और सुलेमान पर्वत का, जो घाटी वाला क्षेत्र है यहां पर, तो यहां पर क्या किया गया था कि लगभग 8000 साल पहले, कितने साल पहले, 8000 साल पहले यहां पर क्या किया गया था, फसल उगाई गई थी। कौन कौन सी फसल उगाई गई थी, यहां पर देखिए गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की क्या की गई थी, कृषि की गई थी। ये अनाज यहां पर उगाया गया था सबसे पहले, किरथर और सुलेमान वाला जो क्षेत्र है यहां पर उगाया गया था। उसके बाद और आपको लोकेशन बताई गई है, मेघालय के अंदर 3 यहां पर पहाड़ियां हैं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो गारो पहाड़ी है वो यहां पर है, गारो। तो गारो जो पहाड़ी है इसके क्षेत्र में भी क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। यहां पर उगाना प्रारंभ किया, यहां पर क्या हुआ, और डेवलपमेंट हुआ इस चीज के अंदर। और उसके अलावा ये जो नर्मदा नदी आपने यहां पर देखी थी, तो नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, यहां पर विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी है। तो विंध्य जो पर्वत है इसके उत्तर में आप लोग यहां पर देखेंगे, तो यहां पर क्या था, सबसे पहले चावल वगैरह यहां पर उगाया गया था। तो ये लोकेशंस आपने देखी। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप सिंधु नदी को मैप के अंदर देखें, तो सिंधु नदी जो है वो यहां पर देखिए, ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से यहां से निकलती है, सिंधु गार्ज का यहां पर निर्माण करते हुए कहां पर चली जाती है, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये नदी चली जाती है, सिंधु नदी। अब अकेली जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी ये तो हो गई अकेली, लेकिन ये अकेली नदी नहीं होती है, इसके साथ में बहुत सी छोटी छोटी सहायक नदियां मिलती हैं, ठीक है। जो मुख्य नदी है इसके अंदर जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सहायक नदियां कहा जाता है। और ये मुख्य नदी और ये जो सहायक नदियां हैं ये मिलकर क्या करती है,
सिंधु नदी तंत्र का ये निर्माण करती है। तो इस तरीके से सिंधु नदी है। इसी तरीके से देखिए झेलम नदी इसमें मिल गई, चेनाब रवि मिल जाती है, चेनाब मिल जाती है, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये नदियां मिलकर क्या करती है, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र का ये निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये नदियां हैं। तो जो सिंधु नदी आप लोग देख रहे हैं, तो सिंधु नदी के जो किनारे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, यहां पर क्या है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका यहां पर जन्म हुआ। और यहां पर लगभग देखिए आप लोग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व भी क्या था, यहां पर लोग रहा करते थे, उनका यहां पर निवास था। उसके अलावा जो गंगा नदी है वो देखिए यहां से उत्तराखंड वाले क्षेत्र से निकलकर, ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, यहां से इस प्रकार से नदियां मिलती हैं और इस तरीके से बहते हुए यहां पर बांग्लादेश से होते हुए सुंदरवन का यहां पर डेल्टा बनाती है। तो गंगा नदी भी अकेली नहीं है, बहुत सी इसकी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि सोन नदी वगैरह, इनका आप पता करें। तो गंगा नदी पूरा जो गंगा नदी तंत्र है, इसके अंदर क्या होता है कि गंगा नदी तो है ही है, उसके अलावा इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कि मिलकर क्या करती है, गंगा नदी तंत्र का पूरा निर्माण करती है। तो ये गंगा नदी इस प्रकार से बहती है। तो गंगा नदी का भी जो बेसिन है, जो इसके क्या है कि जो इसके जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, यहां पर क्या है, यहां पर भी लोग रहते थे। वो कब रहते थे, 2700 वर्ष पूर्व, 2700 वर्ष पूर्व। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पुराना है, सिंधु नदी के आसपास लोग कब रह रहे हैं, 4700 वर्ष पूर्व रह रहे हैं, जबकि जो गंगा नदी है यहां पर लोग 2700 वर्ष पूर्व तक रह रहे हैं। उसके अलावा बताया गया कि जो गंगा नदी का क्षेत्र है, इसके आप दक्षिण में देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या है, यहां पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो मैप मैंने आपको बताया है, जो नदियां बताई गई है, ये आप हमारी प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। जो ज्योग्राफी है वो हमने कक्षा 6 से लेकर 10th तक कंप्लीट की है, उसके अंदर ये सब चीजें आ गई हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो खाली इसी चीज को पढ़े। हर एक चीज को, इतिहास के अंदर जो भी नाम आता है उसको आप लोग क्या करें, मैप के साथ कनेक्ट करें। ज्योग्राफी और इतिहास दोनों में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का मैप आपने देखा, इसके बारे में बेसिक से हमने ये पढ़ा कि कहां कहां पर सभ्यताएं थी। इसके बाद देखिए भारत का क्षेत्र आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये क्या है, दुर्गम सा क्षेत्र है। जैसे आप लोग उत्तर में देखेंगे, उत्तर पूर्व में इस तरीके से, तो यहां पर क्या है, पूरा हिमालय फैला हुआ है ऊपर वाले हिस्से में, ये हिमालय है यहां पर इस तरीके से। उसके बाद आप लोग यहां पर देखेंगे राजस्थान वाला क्षेत्र, ये क्या है, पूरा रेगिस्तानी एरिया है, थार मरुस्थल है यहां पर। ये पूरा क्या है, ये समुद्री सीमाएं हैं यहां पर। तो देखिए जो प्राकृतिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करती है, भारत की सीमाओं का निर्माण करती है। देखिए यहां पर ये पर्वत इस तरीके से, थार का मरुस्थल, और यहां पर ये समुद्र क्या कर रहे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो क्या है, प्राकृतिक भौगोलिक सीमाएं हैं, वो इस तरीके से निर्माण करती है। अब भारत के अंदर तो क्या है कि जो यात्राओं के बारे में थोड़ा बताया गया है कि जो लोग हैं वो क्या है, प्राचीन काल से ही एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं। जैसे भारत के हिस्सों की ये आप लोग बात कर लीजिए, तो भारत में भी देखिए लोग, मान लीजिए कोई यहां से आप देखेंगे दक्षिण से जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो लोग प्राचीन काल से ही यात्राएं करते रहे हैं। तो आजकल का जो समय काल है, इसमें क्या है, यात्राएं तो बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जब पुराने समय में, जब किसी भी चीज के कोई आवागमन के इतने साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था उस समय काल में, तो लोग तब भी क्या किया करते थे, यात्राएं किया करते थे। बहुत से कारण हो सकते हैं यात्रा करने के। हो सकता है कोई धार्मिक गुरु हो जो कि यहां पर रहता है साउथ में, वो अपना उपदेश देने के लिए कहां पर जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। उसके अलावा हो सकता है कोई लोग यहां पर रह रहे हैं साउथ में ही, और यहां पर क्या है कि वर्षा ज्यादा होती है, बाढ़ का खतरा है, तो यहाँ पर जो जनजीवन है वो क्या है, अस्त व्यस्त हो जाता है बारिश के दिनों में, या यहाँ पर रहना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो ये भी क्या है, एक अच्छे माहौल की तलाश में दूसरी जगह पर ये माइग्रेट हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी कारण हो सकते हैं। जो शासक ये राजा महाराजा थे, ये भी क्या है, एक दूसरे के प्रदेश को विजिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, चलती रहा करती थी। अब ये तो भारत के अंदर की बात हो गई, लेकिन प्राचीन समय काल में भी क्या था कि भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो दूसरे देश हैं वर्तमान में, तो प्राचीन काल में भी इन क्षेत्रों से भारत के अंदर लोगों का आवागमन होता रहता था, चलता रहता था। बहुत बार आपने पढ़ा होगा विदेशी यात्रियों के बारे में, ठीक है, कि अलग अलग शासकों के समय में बहुत से विदेशी यात्रियों ने भारत की
यात्रा की है, जैसे कि एक डायोनीसियस था, वो क्या था, अशोक के समय काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में आपने पढ़ा होगा कि जो हेनसांग है वो चीन से भारत में आया था, ठीक है। जो बहुत से यूनानी और इराकी जो नागरिक है, ये मैक्सतनीज है, ये भारत में आते रहते थे उस समय काल में भी। यानी कि भारत की इतनी प्राकृतिक सीमाओं को जो कि बाधा डालती है यात्राओं में, लेकिन फिर भी अगर किसी को आना है तो उनको पार करके भी आ सकता है, यही चीज बताई गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन हमारा इतिहास है, इसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, बहुत से स्रोत हो सकते हैं स्रोत जानने के। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है, ये कौन सा है? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? देखिए, पहला स्रोत कौन सा है? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? आप अपनी नोटबुक पर पेन के माध्यम से कोई नोट्स बना रहे हैं तो यही क्या है? पांडुलिपि है। ऐसी पुस्तक जो कि किससे लिखी गई है? हाथ से लिखी गई है, इसी को क्या बोलेंगे? पांडुलिपि कहा जाएगा। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। और ये किससे निकला है? मेनू से निकला है। और मेनू का मतलब ही क्या है? हाथ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्क्रिप्ट जो कि किससे लिखी गई है? हाथ से लिखी गई है। पांडुलिपि के बारे में आप लोगों ने जान लिया है कि हाथ से जो लिपि लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि कहा जाता है। अब ये लिखी किस पे जाती है? आजकल के समय काल में तो हमारे पास पेन है, पेंसिल, उसके अलावा भाई पेपर पे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन पुराने समय काल में ऐसा नहीं था। तो लोग लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कागज उस समय था नहीं, तो क्या किया जाता था? एक पेड़ जिसका कि नाम क्या है? भुर्ज। भुर्ज नाम का एक पेड़ है जो कि कहां पर होता है? हिमालय जो क्षेत्र है ना, हिमालय के क्षेत्रों के आसपास ये मिलेगा आपको। भुर्ज बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बर्च कहा जाता है, ठीक है। बर्च का पेड़ है। तो इस पेड़ की छाल को अगर आप लोग उतारते हैं ना, तो ये कागज की तरह उतरती है। पेड़ की छाल को आप लोग उतारेंगे तो ये जो छाल उतरेगी बिल्कुल कागज की तरह उतरती है। इसी को सुखा दिया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? भोजपत्र इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे? भोजपत्र क्या है? जो बर्च है, जो भुर्ज है, भुर्ज का जो पेड़ है, इसकी छाल ही है। तो भोजपत्र इस तरीके से तैयार हो गया। अब इस भोजपत्र पर ही क्या किया जाता था? लिखा जाता था। बहुत सी पुरानी फोटो में आपने देखा होगा कि मोर पंख से स्याही में डुबोकर लिखा जा रहा, तो इस तरीके से उस समय काल में लिखा जाता रहा होगा। तो एक तो तरीका ये था कि भुर्ज की छाल पर लिखा जा रहा है। दूसरा क्या था? जो ताड़ के पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, इनको सुखाकर एक बुक की तरह इनको बाइंड कर लिया जाता था और इस पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। तो दूसरा क्या है? जो ताड़ है ना, इसके पत्तियों पर भी लिखा जाता था। तो ये क्या है? इस तरीके से पांडुलिपि की फॉर्मेशन हुई थी उस समय काल में। लेकिन पांडुलिपियां जो बहुत समय काल पहले लिखी गई थी, क्या वो आज के समय में सुरक्षित होगी? तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो पेड़ की छाल पर और ये पेड़ की पत्ती है, दोनों पर क्या है? कीड़े मकोड़े लगने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये जहां कहीं भी होंगी, बहुत सी पांडुलिपियां इस तरीके से नष्ट हो गई होगी। और भारत के पास तो बहुत सारी पांडुलिपियां हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ था आपको पता है? बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, उस पर वहां पर आग लगा दी थी पुस्तकालय में। तो पुस्तकों की जो संख्या है वो इस समय उसमें इतनी ज्यादा थी कि कई महीनों तक वहां से धुआं निकलता रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सी पांडुलिपियां तो इसमें नष्ट होगी। और भी विदेशी आक्रमणकारी आए होंगे यहाँ पर, और बहुत सी पुस्तकें जिसके अंदर की बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ था, ऐसी पुस्तकों को यहाँ से ले गए थे। फिर भी भारत के अंदर बहुत सी पांडुलिपियां हैं और बहुत सारी पांडुलिपियां यहां पर होने की संभावना हो सकती है। जरूरत क्या है? इनको ढूंढने की जरूरत है। तो इसी के चलते भारत सरकार का जो पर्यटन और विकास मंत्रालय, इसने क्या किया था? 2003 के अंदर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की भी स्थापना की थी, जो कि क्या करता है? पांडुलिपियों को ढूंढने का काम करेगा, इनको सुरक्षित रखने का काम करेगा। तो इस तरीके से पांडुलिपियां है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज के समय काल में भी जो पुराने विहार हैं, मंदिर है, हो सकता है किसी पुराने किले के अंदर भी ये पांडुलिपियां क्या है? सुरक्षित हो सकती है। तो इस तरीके से ये पांडुलिपियां हैं। उसके अलावा और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिससे कि हम लोग पांडुलिपि जो पुराना इतिहास है जान सकते हैं? तो दूसरा जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो क्या है? शिलालेख। शिलालेख देखिए, किसी पत्थर के टुकड़े पर, या फिर हो सकता है कोई धातु का टुकड़ा भी हो, धातु का टुकड़ा या फिर कोई पत्थर के टुकड़े पर क्या है? गुदाई कर यानी कि छैनी हथौड़े की मदद से क्या किया जाता था?
ये लिखवाए जाते थे। शिलालेख यानी शिला पर लिखा हुआ लेख, चट्टान के टुकड़े पर लिखा हुआ लेख ही क्या है, शिलालेख है। लिखा कुछ भी हो सकता है कि उस समय काल में जैसे कि कोई नियम कायदे कानून लिखे गए हों। जैसे आजकल के समय काल में हम लोग देखते हैं कि जो होर्डिंग्स होते हैं सिटी के अंदर, बहुत सी चीजें लिखी रहती है कि कौन सा रास्ता कहाँ को कहाँ जा रहा है, जो भी है नियम वगैरह सब लिखे रहते हैं। तो उस समय काल में भी ऐसा ही था। इसी प्रकार की चीजें उस समय काल में भी लिखी जाती रही होगी। किसी राजा ने किसी क्षेत्र को विजिट कर लिया है तो हो सकता है उसने अपनी प्रशंसा के अंदर एक प्रशस्ति लेख लिखवाया हो, या उस समय काल में भाई लोगों के लिए क्या क्या नियम थे, स्त्री पुरुष के लिए सब लिखवाया गया हो। तो ये सब क्या है, शिलालेख कहलाते हैं। पत्थर भी हो सकता है और धातु के टुकड़े पर भी ये लिखे गए हो सकते हैं। तो अगर इनको ढूंढ लिया जाता है और ये मिलते भी हैं बहुत ज्यादा, जो सम्राट अशोक है उसके बहुत से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनको पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय काल में जो सामाजिक जीवन था, जो इतिहास था, वो क्या था। ठीक है, ये काफी सख्त सतह होती थी, छेनी हथौड़े की मदद से इसके ऊपर लिखा जाता था। उसके बाद देखिए और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं इतिहास को जानने के। जैसे आज के समय काल में भी लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है, बहुत से विद्वान पुरुष है जो कि क्या करते हैं, साहित्य लिखते रहते हैं, बहुत से नॉवेल्स आते रहते हैं। कोई संगीत, कोई गानों का रचनाकार है, कोई कहानियां लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय काल में भी इस तरीके के लोग रहते थे। तो हमें बहुत सी पुरानी ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे कि पुराने महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण, गीता वगैरह, ये हम चीज लोगों को मिल रही है। तो हम लोग इनसे जान सकते हैं कि उस समय काल में जीवन कैसा था। उसके अलावा बहुत से नाटक हैं, जैसे कि जो कालिदास, उसके नाटक है भाई, कुमार संभव है, ऋतु संहार है, उससे पढ़ के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समय काल की दशा के बारे में जान सकते हैं। और नजदीकी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र है, अगर उनकी कहानियों को आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि उस टाइम में जो समाज था उसकी ठीक कैसी सिचुएशन थी, कैसा माहौल था, उसके बारे में ठीक ठीक चित्रण किया गया होता है उसके अंदर। तो ठीक इसी तरीके से जो प्राचीन जो ये विद्वान पुरुष है, इनके ग्रंथों से, इनकी रचनाओं से भी हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सोर्स थे जिनके बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी हो सकते हैं, जैसे जो इतिहासकार है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये क्या करते हैं, इतिहास के बारे में खोज करते हैं, खुदाई करते हैं। तो खुदाई के दौरान क्या है, बहुत सी चीजें मिलती हैं हम लोगों को। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां पर क्या है, खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें मिलती है, जैसे कि कोई औजार हो सकते हैं, कोई आभूषण है, कोई हथियार मिल सकते हैं, बर्तन मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों से भी क्या है, हम लोगों को पता चलता है कि उस समय काल के लोग खाने पीने में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर के होते थे या फिर धातु के बने होते थे। अगर पत्थर के बने हुए हथियार मिल रहे हैं तो क्या मतलब है कि बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत लंबे समय पहले की बात है कि लोग पत्थर के इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार बनाने में। अगर धातुओं के हैं तो मतलब क्या है कि इतिहास इतना ज्यादा पुराना नहीं है उनकी पत्थर के हथियारों की तुलना में। तो इसके अलावा देखिए आप लोग, कोई पुरानी बिल्डिंग है जो कि प्राचीन समय की बनी हुई है, कोई इमारत, उसके टुकड़ों से भी हम लोग पता लगा सकते हैं किस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ताजमहल देखने जाते हैं या कोई किला देखते हैं तो आश्चर्य से देखते रहते हैं, वो उस टाइम में ये कैसे बना होगा, ये इतने बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं ये कैसे इतने ऊपर ले गए। ठीक है, बहुत से सवाल इस तरीके से आ जाते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स को देखने में भी पता लगता है कि भाई पक्की ईंट से बना हुआ है या कच्ची मिट्टी का बना हुआ है कोई ढांचा है। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। पुराने समय काल की जो मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां बनी हुई है स्त्री पुरुष की, उनके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि उस समय काल में जो पहनावा वो किस तरीके का रहा होगा, किस तरीके के आभूषण पहनते थे। इन सब चीजों के बारे में क्या हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। उसके बाद बस यही था टॉपिक में इंपॉर्टेंट। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है टॉपिक के अंदर, वो क्या है, तिथियों के बारे में है कि जो तारीख है उनको किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इतिहास जब आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आप लोगों के सामने आती है। मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है 700 ये, तो इसका मतलब क्या होता है, ई पूर्व लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि 700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का क्या मतलब है कि जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसा मसीह उनका जन्म हुआ था ना, उससे 700 वर्ष पहले की ये घटना है। ठीक है, 700 वर्ष पहले की क्या है, घटना है। ईसा पूर्व इसको कहा जाएगा। इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो इसी को क्या लिखा जाएगा, 700 बीसी। बीसी का क्या मतलब है, यहां पर बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले।
तो ईसा पूर्व और बीसी क्या है, सेम चीज है। इस तरीके से अगर लिखा गया है कि 700 ईस्वी, इसका क्या मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ये तो 700 साल बाद की घटना है, ये 700 साल पहले की घटना है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एडी लिखा जाता है। तो एडी का क्या मतलब है, एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या क्या मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है और ये जन्म के पहले की घटना है। उसके अलावा एक और चीज है कि भारत का नाम, यानी कि हमारे देश का नाम, हमारे देश का क्या नाम आप सब लोगों को पता है, इसके क्या नाम है, भारत कहा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, इंडिया कहा जाता है, और इसी को ही हिंदुस्तान भी कहा जाता है। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके अंदर क्या है कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से इसका संबोधन किया गया है। और भी नाम है, आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप भी कह देते हैं। तो इस तरीके से जो तीन यहां पर नाम की बात हुई है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो देखिए भारत जो है ये प्राचीन नाम है, और जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से ये नाम आता है भारत का। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान का क्या मतलब है कि 2500 साल पहले लगभग जो ईरानी और यूनानी ये जो नागरिक भारत के अंदर आते थे, तो ये क्या करते थे कि जो सिंधु नदी घाटी है ना, यहां से होकर प्रवेश किया करते थे ये। तो सिंधु के नाम से ही क्या नाम निकला है, हिंदू नाम निकला है। इसी को ही वो क्या बोल देते थे, सिंधु नदी के नाम से ही हिंदोस कह देते थे, हिंदोस, या फिर इंदोस भी कह देते थे, इंदोस। ठीक है, सिंधु के नाम से ही निकले हुए नाम है हिंदोस, इंदोस और हिंदू। तो इन नामों से ही क्या हुआ कि भारत का क्या नाम पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया, हिंदुस्तान इसको बोलने लगे। तो इस तरीके से ये नाम पड़ा किस नदी के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर। अंग्रेजों के शासनकाल में क्या था कि उनके लिए हिंदुस्तान बोलना मुश्किल था। जब उन्होंने देखा कि जो भारत है ये किसका हिस्सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है ना, सिंधु नदी घाटी का ही ये हिस्सा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पर, इंडस के नाम पर ही भारत का क्या नाम कर दिया गया, इंडिया कर दिया गया। इस तरीके से ये इंडिया नाम वो इस्तेमाल करते थे। तो ये भारत के नाम है। गर्व की बात है कि हमारे भारत देश के इतने नाम हैं, और आज भी इन्हीं सब नामों से भारत को संबोधित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान है, ये पुराना नाम नहीं है हमारे लिए, आज भी नाम लेते हैं हिंदुस्तान, तो अच्छा लगता है। इस तरीके से भारत के ही नाम है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। उसके अलावा आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।